हेलो फ्रेंड्स, केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। केम लर्न पी यूट्यूब चैनल से सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है? सबसे पहले मैं आपको समझाऊँ तो कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी एटम है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, यानी कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसे कुछ एक रचना हो सकती है कि यहाँ पे एक मेरे पास न्यूक्लियस है, उसमें एक प्रोटॉन रहेगा एंड एक न्यूट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। देन आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे ऐसे। ओके, ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर कंफर्म होता है कोई भी एटम का। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम कैसे करेगा? तो नाम ही कह रहा है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें जो न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियर एज अ मैग्नेट यूज़ होगा। मैग्नेट यूज़ होने के बाद वो रेजोनेंस जो भी होगा, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद जो भी हमें पीक मिलेगा या ग्राफ मिलेगा, उसके ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ओके, तो सबसे पहली बात तो मैं उसका जो आइडेंटिफाई है, यानी कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नंबर्स ऑफ पिक्स कैसे मिलते हैं, नंबर ऑफ पिक्स यानी कि नंबर ऑफ सिग्नल्स, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर सिग्नल्स कितने मिलते हैं। दूसरी लैंग्वेज में बात करो तो पीएमआर सिग्नल कितने मिलते हैं। अब पीएमआर सिग्नल यानी क्या? तो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, या दोनों सेम है, हम न्यूक्लियस की बात करें या प्रोटॉन की बात करें। क्यों? सपोज कि मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज रहता है, ठीक है, यानी उसके पास कोई ना कोई चार्ज है, पर न्यूक्लियस के पास जो न्यूट्रॉन है उसके पास नहीं रहता है। यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं? न्यूक्लियस की। यानी उसमें जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी एक्शन होगा, वो किसका होगा? सिर्फ प्रोटॉन का, यानी पॉजिटिव चार्ज का। अब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का एक्शन होगा, तो न्यूक्लियस की बात करो तो भी प्रोटॉन आएगा, और प्रोटॉन की बात करो तभी भी प्रोटॉन आएगा। यानी कि दोनों जो बात है वो सेम है, हम एनएमआर सिग्नल का है या प्रोटॉन पीएमआर सिग्नल का है, दोनों सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नंबर ऑफ सिग्नल कैसे मिलते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसमें टोटल सिग्नल हमें कैसे मिलते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए एक एग्जांपल है मेरे पास। सपोज़ के CH4 है मेरे पास, मीथेन है, ठीक है। अब मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसे होगा। ओके, ऐसे CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर होगा। अब टोटल हम अभी भी मैंने कहा आपको कि भाई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी उसका न्यूक्लियस की बात करेगी या प्रोटॉन की बात करेगी। अब दोनों की बात करेंगे तो दोनों में सबसे पहले कि हम कौन किसको देखेंगे, तो हम सिर्फ हाइड्रोजन को देखेंगे, यानी कि प्रोटॉन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब और एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो अब हमारी जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, वो दो टाइप्स की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एक H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड C13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी वो दो टाइप्स की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एक है H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी C13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है,
ये 2 टाइप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में है। अभी जो हम सीख रहे हैं वो है H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि H1 यानी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ हाइड्रोजन ही काउंट हो गए, कार्बन नहीं होगा। ठीक है, तो अब सपोज़ कि मेरे पास मीथेन है। अब मीथेन में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल हाइड्रोजन है 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल है तो उसमें देखना है कि भाई हमारा जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, वो कितनी टाइप्स के है, कितनी टाइप्स के प्रोटॉन प्रेजेंट है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो भी हाइड्रोजन है उसका जो नेबरिंग एटम है उस पर हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो हम कह सकते हैं। यानी कि एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ तो उसका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, तो कि नेबरिंग एटम कार्बन है। ठीक है, कार्बन पे एक कार्बन ही है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यानी चारों चार जो हाइड्रोजन है उसका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी जो नेबरिंग एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसा है, वो सेम है। ठीक है, अब सेम है यानी कि ये चारों चार जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, उसका हमें एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो हम यह कह सकते हैं कि भाई जो हमारा प्रोटॉन है उसका कितने टाइप्स के हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट है। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको अच्छी तरह से आइडिया आ जाएगा। सपोज़ कि मेरे पास CH3 है, इथेन है मेरे पास। ठीक है, अब इथेन है तो मैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ। ये वाला है। ठीक है, अब क्या, ठीक है, सपोज़ कि ये कार्बन है, उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये तीन हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, CH3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो नेबरिंग एटम कौन सा है, ये कार्बन। उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि मुझे एक सिग्नल इसका मिलेगा, इसका एक सिग्नल मुझे मिलेगा। ठीक है, तो एक ये टाइप हुई, ए टाइप। अब वैसे ही इसकी बात करूँ तो ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, कार्बन का नेबरिंग एटम कौन सा है, कार्बन है, उसके ऊपर भी 3 है, यानी कि यहाँ पे जो 3 कार्बन थे उनका जो नेबरिंग एटम पे एनवायरनमेंट था वही नेबरिंग एटम एनवायरनमेंट इस हाइड्रोजन पे है, इस प्रोटॉन पर है। यानी दोनों जो 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, वो 6 हाइड्रोजन का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सभी का सेम है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, अब यहाँ के मैं देख सकता हूँ कि H और कार्बन। वैसे ही इस तरफ देखूँ तो H कार्बन, यानी दोनों तरफ सेम टू सेम पोर्शन हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई दोनों जो टोटल 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि यहाँ भी हमें सिग्नल कितना देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब यहाँ से आपको अच्छी तरह से आइडिया आ जाएगा। अब सपोज़ के मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप है, मिथिलीन ग्रुप है और क्लोरीन है। अभी मैंने कहा आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में टाइप कौन सी है, H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में H1 है यानी कि हाइड्रोजन है, उसकी ही बात हमें करनी है, दूसरे कोई एटम की बात नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसकी तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, CH2 की बात करूँ, मिथिलीन ग्रुप की। अब मिथिलीन ग्रुप में जो 2 CH2 प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है,
वो हमें चेक करना पड़ेगा। यानी कि नेबरिंग एटम पे जितने भी हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के हिसाब से आपका पीक देखने को मिलेगा। यानी कि मैं CH2 में नेबरिंग एटम कौन सा है, यहाँ पे Cl है, नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ ट्रांसफ़र होते रहेंगे ऐसे, ओके। तो इस तरफ तो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है नहीं तो कुछ नहीं होगा। और इस तरफ 3 CH3 है, यानी कि मुझे एक यहाँ पे क्वाड्रेट का पीक देखने को मिलेगा। यानी ए टाइप का मेरे पास एक सिग्नल आ गया। दूसरी टाइप यहाँ पे 3 CH3 है, नेबरिंग एटम पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैं आपके बात करूँ कि यहाँ पे एक मैंने वॉल रख दी, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे देखूँ तो CH2 Cl है। यानी कि दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं है, अलग अलग है। तो हम कैसे ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 पीक देखने को मिलेगा, यानी कि 2 सिग्नल हमें आइडेंटिफाई हो गए इस मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, इससे आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि मेरे पास है CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3, ठीक है। मेरे पास ये है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे देख लो कि कितने जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब सपोज़ कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस CH3 की बात कर रहा हूँ, तो नेबरिंग एटम देख लो कौन सा है, उस पर हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे CH2 है, यानी कि मुझे एक टाइप का यहाँ पे एक पीक मिलेगा। वैसे यहाँ की बात करूँ, नेबरिंग एटम CH2 है, यानी यहाँ भी पीक मिलेगा पर इसके जैसा ही मिलेगा, दोनों सेम मिलेगा। यानी ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ भी पीक मिलेगा, कौन किसके जैसा, इस CH3 जैसा पीक मुझे देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब इस CH2 की मैं बात करूँ तो क्या होगा, CH2 पे यहाँ पे CH3 है, यानी एक पीक मुझे मिलेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है नेबरिंग एटम पे, ठीक है, तो यहाँ B टाइप हुआ। अब इसकी बात करूँ, इसकी बात कर लेता हूँ मैं, CH2 है, ठीक है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। अब ऐसा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे दूसरा कोई, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक C टाइप और सिग्नल मुझे देखने को मिलेगा। अब इस CH2 की बात करूँ तो यहाँ पे CH2 है, इस तरफ ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे ऑक्सीजन था, जबकि इस CH2 पे क्या है, तो कि इस तरफ CH2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो दोनों साइड पर है, पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सिर्फ यहाँ पे CH3 था जबकि यहाँ पे CH2 है। यानी कि यहाँ पे केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक और सिग्नल देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे D आएगा। ये यानी कि इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने सिग्नल हमें देखने को मिलेंगे, टोटल 5 सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे कंपाउंड का कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कि मेरे पास बेंजीन है, ऐसे बेंजीन है मेरे पास, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, यानी सभी पे एक एक हाइड्रोजन ऐसे अवेलेबल रहते हैं ऐसे, ठीक है। अब ऐसे बेंजीन में सभी जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। तो अब सपोज़ कि मैं आइडेंटिफाई करूँ कैसे होगा, कितने सिग्नल हो गए। तो सबसे पहले मैं इस हाइड्रोजन की बात करूँ, ये कार्बन पर है, तो नेबरहुड एटम पे क्या है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे A टाइप हुई, ठीक है। वैसे इसकी बात करूँ तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों सेम है, यानी ये भी A टाइप हुई। इसकी बात करूँ तो हाइड्रोजन इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, यानी ये भी एक टाइप हुई, सेम टू सेम ही। वैसे ही इसकी बात करूँ तो ये भी सेम टू सेम होगा, ये भी सेम टू सेम होगा, ये भी सेम टू सेम होगा।
यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो C6H6 है, बेंजीन है, उसमें जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं उसका सिर्फ एक ही सिग्नल हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, पर जैसे ही उसमें एक मोनो सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, यानी कि उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर दूसरा कोई ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है। सपोज़ कि यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ पे जुड़ गया Cl, यानी कि क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन गया। तो क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अब इस हाइड्रोजन की बात करूँ मैं, तो इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए टाइप हुई एक। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी ए टाइप होगी। इस हाइड्रोजन की बात करूँ तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, इससे तो अलग ही है, तो ये बी टाइप हुई। वैसे ही इसकी टाइप बात करूँ तो ये भी बी टाइप होगी। ठीक है, इस हाइड्रोजन की बात करो तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यानी ये बी जो टाइप है वो सेम टू सेम है, यानी यहाँ भी बी टाइप मिलेगी। अब देखो कि C6H5 है, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूशन कोई भी बेंजीन है उसमें हमें टोटल कितने सिग्नल देखने को मिल सकते हैं? 2 सिग्नल देखने को मिलते हैं। यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें जो सिग्नल होते हैं उसकी नंबर ऑफ सिग्नल्स इंक्रीज हो जाते हैं। वैसे ही डाई सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन रिमूव होके दूसरा कोई ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है, यानी कि यहाँ से दूसरा एक Cl ऐड हो गया। अब क्या करेंगे, तो फिर से करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे एक टाइप हुआ, ये एक टाइप हुई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ दोनों में सेम, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि C6H4Cl2 है, उसमें मुझे एक सिग्नल देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे ही हम ट्राई सब्स्टिट्यूशन करें तो भी हो सकता है, तो उसमें 2 सिग्नल देखने को मिलेंगे। यानी कि इस पर से हमें एक आइडेंटिफाई हो सकता है कि भाई जो हमारा बेंजीन है उसमें सिग्नल का वेरिएशन आता है। ठीक है, ये सिग्नल्स का वेरिएशन आता है मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन, इसकी वजह से। दूसरा एक रीज़न है कि उसमें ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग उसमें 6 कार्बन पर सर्कुलेट होती रहती है। उसकी वजह से जो उसका पाई बॉन्ड है वो क्या होता है कि पाई बॉन्ड जो होता है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो लेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड, वो जनरेट होता है। उसकी वजह से हमारे जो सिग्नल है वो स्टेबल नहीं रहते। इसके लिए ही ये सिग्नल्स में वेरिएशन आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बेंजीन है उसमें सिर्फ हमें एक ही सिग्नल देखने को मिल सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। भले वो 2 दिखे, 3 दिखे, आपका आइडेंटिफाई हो, पर हम ये उसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन में सिर्फ एक ही सिग्नल देखने को मिलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, बस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर रेड बटन दबा के जाओ और सब्सक्रिप्शन लेते जाओ, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपको पता चले। थैंक यू।